एक पर्दा था, वो हट गया। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। पर्दा हटा डालिए। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देजीवी जी, आप भी 8 अम्बेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप बी 326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। एक झटके में 10% वोट आम आदमी पार्टी के कम हो गए, उसमें से 8% वोट बीजेपी के पास चले गए। ये और भी बहुत सारे लोग हैं, आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। और कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया, और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। यानी कोई उहापोह की स्थिति नहीं है कि जो निर्णय लिया गया और जिन निर्णयों के आश्रय जो इंप्लीमेंट करना है उसमें अब आप बच नहीं सकते हैं। सवाल ये ट्रिपल इंजन का हो गया। एलजी भी आपका, दिल्ली की सरकार भी आपकी, और इस देश की सरकार जो दिल्ली में ही बैठी है वह भी आपकी। आपकी मतलब बीजेपी की। आज इसी लोकतंत्र की दुहाई दीजिए, इसलिए भी दीजिए क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी खुले तौर पर यह कहते हैं कि यह चुनाव नहीं, या इस दौर में चुनाव लड़कर आप जीत नहीं सकते हैं। और इसीलिए परसेंटेज का आंकड़ा बीजेपी का 38 से बढ़कर 46% पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 53 से खिसक कर 43 पर आ गया। वोट का परसेंटेज और सीटों की जीत हार इस बात की मुनादी करती है कि दिल्ली में अब एलजी का महत्व खत्म हुआ। दिल्ली मुख्यमंत्री के आश्रय चलेगी, क्योंकि एलजी की नियुक्ति बीजेपी की सत्ता करती है। आपको आपदा करार देते हुए खुद प्रधानमंत्री जिस तर्ज पर मैदान में उतरे और उन्होंने मुहावरे गढ़ने शुरू किए, यह संदेश अपने आप में काफी है कि दिल्ली इस देश की राजनीतिक नाक है। दिल्ली में जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी हुई थी, ठसक के साथ रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह और उनका गीत गाना, वो सब कुछ याद कर लीजिए और फिर सोचना शुरू कीजिए कि यह पॉलिटिकल पार्टी कहां से चली और कहां आकर खड़ी हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा इलाके जहां पर सिखों की मौजूदगी और उनके जरिए उस कॉलोनियों को बसाया गया, उन तमाम जगहों पर आज बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। लेकिन वहां पर 2013 के चुनाव में 31,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को पराजित किया था, और इस बार उन्हें 31,000 वोट भी नहीं मिले। 3,200 वोटों से वह चुनाव हार गए। जंगपुरा, जहां आजादी के बाद बीजेपी कहीं नहीं जीती, कभी जीती नहीं थी, और मनीष सिसोदिया को लगा वो जंगपुरा से लड़ेंगे तो शायद आजादी के बाद की लकीर चलती चली जाएगी, लेकिन उस जंगपुरा ने भी आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को पराजित कर दिया। जिस नई दिल्ली के भीतर वाल्मीकि मंदिर में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी ने माथा टेका, सभी वहां पर गए, उस समुदाय विशेष के साथ खड़े हुए। उस समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कितना अंतर आया, यह शायद पूरे देश को देखिएगा तो एक सवाल लगेगा। सत्येंद्र जैन तो मोहल्ला क्लिनिक के मालिक कहे जाते हैं, और माना तो यही गया कि जिसके पास एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ का मॉडल होगा उसको कोई पराजित कर नहीं सकता है। और शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अरविंद केजरीवाल को यह बार बार लगा कि वो शायद हरिश्चंद्र हो चले हैं, इसीलिए कट्टर ईमानदारी का जिक्र खुद करते थे। और उसके बाद की कड़ी है, क्या इस देश में नल से पानी नहीं आता है? इस देश की झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे क्या इस देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ाई नहीं करते हैं? इस देश के भीतर क्या इलाज पूरी तरीके से ध्वस्त है, वो सिर्फ दिल्ली में मौजूद है? और अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति उसी राजनीति में समा गई जहां कोई फर्क नहीं पड़ता वो बीजेपी से आया है या वो कांग्रेस से आया है।
और मौजूदा हकीकत तो हर पॉलिटिकल पार्टी की यही हो चली है, कोई कहीं से आए वह चुनाव जीत सकता है तो साथ खड़े हो जाइए। शायद यह सत्ता को प्राप्त करने का या सत्ता बरकरार रखने का एक ऐसा हथियार है जिस हथियार को चुनाव में सबसे शातिर तरीके से बीजेपी ने बीते 10 वर्षों में बाखूबी अपनाया है। अरविंद केजरीवाल भी इससे अछूते नहीं रहे, तो फिर आज जिक्र तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का है। तो केजरीवाल है कौन? केजरीवाल जो थे वो आंदोलन था। केजरीवाल मौजूदा वक्त में क्या है? किसकी रुचि रही इस अकेले व्यक्ति को लेकर? इतना प्रचार प्रसार कौन करता रहा इनके पीछे खड़े होकर? और दिल्ली में 90% से ज्यादा जीत 2 बार कैसे हासिल कर ली? पंजाब में भी जीत हासिल कैसे कर ली गई? और 10 साल में ऐसा क्या किया गया जिससे कहा जाए कि राष्ट्र का भला वो कर सकते हैं आने वाले वक्त में? हालांकि यह सवाल गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी जुड़ सकता है। यह सवाल भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस की जो सोच थी और राहुल गांधी की जो सोच थी उससे भी जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस के भीतर बैठे मठाधीश शायद समझ नहीं पाए कि हरियाणा की हार ने भी कांग्रेस को लाभ कैसे दे डाला। दिल्ली के भीतर का 0-0 होना भी आने वाले वक्त में उनकी अपनी राजनीतिक जरूरत और जमीन और उत्पत्ति को कैसे बेहतर बना सकता है, शायद यह सवाल रेंग रहा हो, क्योंकि पर्दा हट गया है। वो पर्दा किस रूप में था? इस देश के भीतर की राजनीतिक समझ। राहुल गांधी अगर नेहरू के समाजवाद को अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खोलते चले गए तो अगला सवाल यह भी आप कह सकते हैं कि भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक परिस्थितियां, देश को जिस रूप में वो जोड़ा जा रहा था, मौजूदा वक्त में सीधा उस पर हमला भी हो रहा है। तंत्र के भीतर का अनूठा सच यह भी है कि अगर वैचारिक और विचारधारा के तौर पर इस देश की जनता अब यह मान ले कि इस देश का पॉलिटिशियन तो एक ही है, उसके भीतर कोई अंतर नहीं है, और इस देश को कैसे बनाना है यह अगर सोचने का मादा इस देश के वोटरों में पैदा हो जाए, जो शायद दिल्ली में तो पैदा हुआ है, तो फिर एक आसमान तले सांस ले सकता है। शायद बीते 12 साल की कहानी में वह सांसें भी झूठी हो चली थी। इसीलिए दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया वह उस 12 बरस की परिस्थितियों का पटाक्षेप है। एक ऐसा पटाक्षेप जिसके बाद मनाइए और मानकर चलिए, भारत की राजनीति में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन दिल्ली के जनादेश से निकलने वाला है, जो आने वाले वक्त में दिखाई भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।